हरिओम। राम राम बच्चे, राम राम सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। नमस्ते भाई, नमस्ते। राम राम, फाइन बच्चे, बहुत अच्छा हूँ मैं। राधे कृष्णा भाई। चलिए देखिए, आज हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी टेंस की, ठीक है। हाँ, टेंस का फंडामेंटल में एक वीडियो दे रखा है, बहुत अच्छी बच्चे, अलंकार बहुत अच्छी बच्ची। गुड इवनिंग भाई। तो आज से हम लोग टेंस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेंस के फंडामेंटल्स में जो वीडियो दे रखा है उसको पढ़ के आपको ये पता चल गया होगा टेंस क्या होता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, मतलब सेंटेंस में यूज की गई वर्ब की फॉर्म्स जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करें उन्हें हम टेंस कहते हैं, ठीक। अच्छा, फिर टाइम क्या होता है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, ये सब उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। हाँ, सत श्री अकाल भाई। हम्म। हाँ, अभी सुनील जायसवाल अभी बता दो तुम्हारे क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, कई तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। द विक्टिम हैज रिसीव्ड जस्टिस, दे हैव डन जस्टिस, ठीक है। दे हैव डन जस्टिस टू द विक्टिम, द विक्टिम हैज रिसीव्ड जस्टिस, कैसे भी लिख लो। हाँ, विन डीजल लग रहा हूँ, सही है। तो कहानी क्या है कि उसमें हमने टेंस में ये भी पढ़ा होगा कि जो एक्शन होता है ना, मतलब देखिए, वर्ब की फॉर्म एक चीज हो गई, वर्ब की फॉर्म का यूज हम टाइम के पॉइंट्स का रेफर करने के लिए करते हैं, चलो एक बात हो गई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जो एक्शन होता है, एक्शन की अपनी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जिन स्टेट्स को हम कहते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो क्या होता है, ठीक है। हालांकि वो सारा फंडामेंटल्स में डिटेल में समझा रखा है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजरियस टू हेल्थ, इसके बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, इसके बाद बेटा वर्ब सिंगुलर लिखो, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है ना, हाँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इनके साथ तो लिखो आर, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग लिखो तो इज लिखना, ठीक है। क्योंकि ड्रिंकिंग ड्राइविंग एक सिचुएशन होती है, मतलब एक सिचुएशन जिसमें पर्सन ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों अलग अलग है, तो आर लिखना, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब का असाइनमेंट डिस्कशन वीडियो कॉलर प्लेयर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ बच्चे, चलो हो जाएगा, अपलोड करवा देंगे, ठीक है। पहले देख लेना, ऐसा होता नहीं, वो हो गया होगा, तुम ढूंढ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। पास्ट वीडियोस में जाके ढूंढ लेना, मिल जाएगा। तो हमने टेंस में पढ़ा कि जो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये एक्शन की स्टेट होती है, ठीक है। अच्छा, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है, परफेक्ट स्टेट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो सब डिसाइड होता है कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट कहते किसे हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते किसे हैं। हाँ, अपलोड हो गया होगा ना, हाँ बच्चे, पहले नहीं था, अब अपलोड हो गया होगा, हाँ, आप ढूंढना मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन विच इज नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट, मतलब जो ना प्रोसेस में है, ना चल रहा है, और ना ही हो पाया अभी, तो इंडेफिनिट हम कहते हैं उन एक्शंस को जो ना कंप्लीट स्टेट के, ना इनकम्प्लीट स्टेट के, ठीक है। अच्छा, जो एक्शंस कंप्लीट स्टेट के होते हैं, ठीक है, जो एक्शंस कंप्लीट स्टेट के होते हैं वो परफेक्ट टेंस में, जो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब जो स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी हो रहे हैं, प्रोसेस में खत्म नहीं हुए, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, यही हमने पढ़ा था। चलो, अब ये बेसिक्स आपको क्लियर है, उससे आगे बढ़ाते हैं। मेक पॉजिटिव वर्ब का फंडामेंटल में नहीं है, तो एक काम करो, मेक का मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। हाँ, मेक का यूज मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंस के बाद में मुझे बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और नहीं तो क्लासरूम में तो करवा ही दिया था, फिर भी चलो मैं अलग से आपको टाइम देके समझा दूंगा, ठीक। चलो आते हैं। अब देखो, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। वर्ब टेंस के फंडामेंटल्स आपने देख समझ लिए हैं। अब शुरुआत करते हैं बड़े आसान टाइप के सेंटेंसेस से। देखो, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, सही है गलत। अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो जितना अंडरलाइन किया गया, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, सही, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा समझना, क्योंकि तब हम इसे इनकम्प्लीट एक्शन मान लेंगे। भाई देखो, पानी डालना पौधों में एक टाइम टेकिंग एक्शन होता है, तो हो सकता है उसने पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन अभी और भी पौधे हैं जिनमें उसे पानी डालना है, तो एक्शन इनकम्प्लीट है। एक्शन इनकम्प्लीट हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, हो गया। अब मान लेते हैं ये सेंटेंस इतना नहीं इतना है,
अगर ये सेंटेंस इतना हो, जितना है पूरा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है इन द मॉर्निंग एवरी डे, ये पूरी एडवर्ब फ्रेज है। इन द मॉर्निंग एवरी डे जो पूरी है ना, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एवरीडे लिखा, एवरीडे का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एवरीडे अगर हम लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है, ये एक जनरल एक्शन है, ये एक इंडेफिनेट एक्शन है। तो एवरीडे लिख देने से ये क्लियर हो गया कि वी आर नॉट रेफरिंग टू सम डेफिनेट एक्शन, हम किसी डेफिनेट एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एक रिपीटेड एक्शन की। रिपीटेड का मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन की, बार बार होने वाले एक्शन की। तो यही हमने पढ़ा था कि जो एक्शन फ्रीक्वेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है, उनको हमें इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस का यूज किया जाता है किसी डेफिनेट एक्शन को रेफर करने के लिए। मान लो कोई एक डेफिनेट एक्शन है इनकम्प्लीट स्टेट में, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर कोई एक डेफिनेट एक्शन है कंप्लीट स्टेट का, तो हम उसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन ये कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है, ये इंडेफिनिट एक्शन है। एवरीडे लिखा ना, तो एवरीडे से पता चल गया कि हम किसी एक डेफिनेट एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे एक्शन की जो फ्रिक्वेंट है, रिपीटेड है, मतलब हम किसी डेफिनेट एक्शन की बात नहीं कर रहे। जब ये पता चल गया डेफिनेट एक्शन की बात नहीं कर रहे, तो इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दो, वाटर्स, ये लो आंसर हो गया। तो जब हमें किसी एक डेफिनेट एक्शन को रेफर करना हो, तो उस डेफिनेट एक्शन को या तो हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, या तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन प्रोसेस में है कि ओवर हो गया है। ओवर हो गया तो परफेक्ट टेंस, प्रोसेस में है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मान लो हम किसी इंडेफिनिट एक्शन की बात करें, डेफिनेट एक्शन की बात ही ना करें, तो फिर उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखना, कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट में मत लिखना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। अब मान लो इस सेंटेंस में यूजली ना लिखा हो, मतलब यूजली लिखा ना हो, केवल इतना लिखा हो दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, तो हम इसको एक डेफिनेट एक्शन मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि उस समय, जिस समय हम इस एक्शन के बारे में बता रहे हैं, ये एक्शन इफेक्टिव है, प्रोसेस में है और इफेक्टिव है। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दिया जाएगा कि भाई दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, सही हो जाएगा। लेकिन जब हम यूजली लिख देंगे यहाँ पे, तो यूजली लिख देने से ये पता चल जाएगा कि हम किसी एक डेफिनेट एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी यूजुअल एक्शन की, रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं, यूजुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो यूजुअल एक्शंस होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको तो इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो अगर ये यूजली ना लिखा होता तो वो सही हो जाता है, यूजली लिखा तो ये गलत हो गया। अब हमें लिखना पड़ेगा प्लेस। देखो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देते रहना, हालांकि हमने फंडामेंटल्स में भी पढ़ी हैं, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं। टाइम डिसाइड्स द टेंस। किसी भी सेंटेंस में जो हमने टेंस यूज किया है, वो टेंस सही होगा या गलत होगा, मतलब सही होगा वो तो छोड़ो, लेकिन अगर गलत होगा तो टाइम की वजह से होगा, ठीक है। टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर हम यहाँ पे ये यूजली ना लिखें तो ये टेंस सही था। अगर हम यहाँ पे इन द मॉर्निंग एवरीडे ना लिखें तो भी टेंस सही था। तो मतलब टेंस गलत हो रहा है टाइम के कॉन्सेप्ट की वजह से, कि टाइम कह रहा है कि एक्शन रिपीटेड है, हमने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंडियंस हैव सेल्डम वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेमा। देखो ये सेल्डम वर्ड होता है, ये हमने एडवर्ब में भी पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब हमने पढ़ा ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ऑफन लिखा। ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट एवर, या यूं कह लो ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो ये जो ऑफन और सेल्डम है ना हमारे, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इनको हमने पढ़ा था ना, एडवर्ब्स में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम इनका यूज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जिस एक्शन के साथ हम इनका यूज करेंगे वो फ्रीक्वेंट एक्शन होगा। अब हमने पढ़ा कि ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, और सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ठीक है। तो ये जो ऑफन यूज करते हैं या सेल्डम यूज करते हैं, ये दोनों वर्ड्स क्या शो करते हैं? ये दोनों वर्ड्स शो करते हैं फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी है, मान लो किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उसके साथ हम एडवर्ब लिख देंगे ऑफन। किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी लो है, तो हम उसके साथ में लिख देंगे सेल्डम। लेकिन अभी एक चीज समझना, फ्रीक्वेंसी हाई है या फ्रीक्वेंसी लो है, हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस हमें यह देखना है कि एक्शन फ्रीक्वेंट है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम ऑफन या सेल्डम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक्शन फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो अगर किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो फ्रीक्वेंट है, तो उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। ये जो हमने लिख रखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसको इंडेफिनिट टेंस बनाओ, वॉच। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। मैं फिर से देखो बता देता हूं, इन फर्स्ट थ्री एग्जांपल्स में हमने ये सीखा कि अगर कोई एक्शन परमानेंट हो, फ्रीक्वेंट हो, रिपीटेड हो,
तो उसको लिखा करो इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दो, पास्ट का हो तो पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो, फ्यूचर का हो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख दो। परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया करो डेफिनेट एक्शंस के लिए। डेफिनेट एक्शंस का मतलब कोई पर्टिकुलर एक्शन जब हमें रेफर करना होता है ना, तो हम कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर एक्शन जिसके बारे में बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट है, तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, अगर कंप्लीट है तो परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। लेकिन जब हमें किसी पर्टिकुलर एक्शन को नहीं रेफर करना होता है, हमें इंडेफिनिट एक्शंस को रेफर करना होता है, फ्रीक्वेंट एक्शंस को रेफर करना होता है, तो इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या करो। जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है कि मान लो कोई सेंटेंस है, उसमें ऑलवेज लिखा है, ठीक है, नेवर लिखा है, सेल्डम लिखा है, ऑफन लिखा है, यूजुअली लिखा है, जनरली लिखा है, फ्रीक्वेंटली लिखा है, डेली लिखा है, एवरीडे लिखा है, ठीक है। अब मान लो किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स लिखे हो, मैं फिर से बता देता हूं, देखो, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, एवरीडे, तो अपने आप समझ जाना कि वो एक्शन कोई डेफिनेट एक्शन नहीं होगा, वो कोई रिपीटेड फ्रीक्वेंट एक्शन होगा, तो उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखना। अब इंडेफिनिट टेंस ध्यान रखना, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। कुछ बच्चे याद क्या कर लेते हैं कि अगर ऑलवेज लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। हाँ, सेकंड में प्ले होना चाहिए। लिखा क्या बच्चे, अच्छा प्लेज लिख गया गलती से, हाँ प्ले लिखो। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि अगर हमने इस तरीके के टाइम एक्सप्रेशंस किसी सेंटेंस में लिखे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमेशा यूज करना इंडेफिनिट टेंस। अब रह गई बात है कि इंडेफिनिट टेंस हम प्रेजेंट का लिखेंगे, पास्ट का लिखेंगे या फ्यूचर का लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिख देना, पास्ट एक्शन की बात करो तो पास्ट इंडेफिनिट लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट क्यों लिख दिया, मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ। असल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ना, इसीलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट लिख देते, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट था इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया। अब बाकी हम शुरुआत भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंसेस से ही कर रहे हैं, ठीक है, फिर पास्ट पे धीरे धीरे जाएंगे। तो ये अपना ध्यान रखना इन बातों को। अब आ जाते हैं हम फोर्थ एग्जांपल पे। ट्रैफिक जाम्स आर एन एवरीडे प्रॉब्लम इन सिटीज। ठीक है। अब ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले मैं दो चीजें तुम्हें समझाता हूं, अगर हमने पहले डिस्कस ना की हो कभी, ठीक है, शायद हो सकता है ना भी की हो। एक ये एवरीडे वर्ड है, सिंगल वर्ड, और एक एवरीडे ये है स्पेस के साथ, ठीक है। अब इसमें जो सिंगल वर्ड एवरीडे वर्ड है ना, इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना ये एडजेक्टिव होता है। अच्छा, स्पेस का जो हम एवरीडे लिख रहे हैं ना, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडवर्ब फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। डिफरेंस समझना, एक तो डिफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो गया कि सिंगल वर्ड एवरीडे का एडजेक्टिव होता है, स्पेस के साथ जब हम एवरीडे लिखते हैं तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होती है, ठीक है। दूसरा, अच्छा डिस्कस किया ये पहले, हाँ बढ़िया। दूसरा देखो, ये जो सिंगल वर्ड एवरीडे है ना, इसका मतलब होता है रूटीन, उसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है कोटेडियन। कोटेडियन का मतलब होता है रोजमर्रा होने वाला, मतलब जनरल, कोई खास नहीं। अच्छा, ये जो सिंगल वर्ड और जो स्पेस का एवरीडे लिखते हैं ना, ये होता है डेली। डेली का मतलब रोज होने वाला, ये हमें समझना है। तो जब हमें व्हाट काइंड ऑफ का अप्लाई करना हो, व्हाट काइंड ऑफ मतलब जिस सेंटेंस में मान लो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, व्हाट काइंड ऑफ का अप्लाई करना है, व्हाट काइंड ऑफ को, तब तो हम एवरीडे वो वाला यूज करेंगे जो एडजेक्टिव है। मान लो किसी नाउन को डिस्क्राइब करना है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई लिखना है, तो वो वाला एवरीडे लिखना। लेकिन अगर हमें किसी काम के होने के टाइम को रेफर करना हो, व्हेन का रिप्लाई, तो ये एवरीडे स्पेस वाला लिखना। अब यहां देखो हमने क्या लिखा, ट्रैफिक जाम्स आर अ प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर दे। तो जो प्रॉब्लम नाउन है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, हमें ये बताना व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ये एवरीडे एडजेक्टिव तो होता नहीं है, तो इसको हटा के ये वाला एवरीडे लिखो जो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा होगा, ये अपना आप एक बार समझ लेना कि जो सिंगल वर्ड एवरीडे होता है वो एडजेक्टिव होता है, नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसका यूज किया करो, ठीक है। और जो स्पेस के साथ हम एवरीडे लिखते हैं वो एडवर्ब होता है, उसको उसका मतलब डेली होता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमने लिखा वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसे समझना, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, वाटर इज बॉइलिंग, तो सही होगा या गलत होगा। अगर मान लो ये सेंटेंस केवल इतना हो, वाटर इज बॉइलिंग, तो सही है गलत।
सही है। अगर ये केवल इतना हो ना वाटर इज बॉइलिंग, तो ये सेंटेंस सही है। देखो क्यों सही है मैं बताता हूँ। क्योंकि वाटर का बॉईल होना टेम्पररी हो सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं वाटर हमेशा बॉईल करता रहता है। वाटर बॉईल तभी करता है जब उसको उतना टेम्परेचर मिलता है जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अदरवाइज तो बॉईल करता नहीं है। तो अगर हम केवल इतना लिख दें ना वाटर इज बॉइलिंग, तो हम इसको एक पर्टिकुलर इवेंट मान लेंगे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर एक्शन, एक पर्टिकुलर इवेंट मान लेंगे कि भाई देखो वाटर ये बॉईल कर रहा है इस समय, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर सिचुएशन मान लेंगे इनकम्प्लीट स्टेट के, वो सही हो जाएगा। लेकिन जब हम लिख देंगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देने से ये डेफिनेट या पर्टिकुलर एक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये हो जाएगा जनरल, कि जब भी वाटर बॉईल करता है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करता है, क्योंकि वही उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना लिखें तो ये सही था। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया तो ये गलत हो गया। तब ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि अब हम इसको एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं मान सकते, अब ये एक फैक्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो अब ये गलत हो गया, अब इसको लिखो बॉइल्स। ये कहानी है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, हाँ बिल्कुल सही प्रोवर्ब है बच्चे। अब ये जो दूसरा, ये ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे बात समझा दी गई है कि जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल मतलब ये बात किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर रहा है, ये तो जनरल है। जब भी वाटर बॉईल करेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करेगा। तो इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, ये तो जनरल है। अगर ये जनरल है तो इंडेफिनिट टेंस में लिख दो, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे, ठीक है। अब ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। अच्छा, प्रोवर्ब्स जो होती हैं उनके बारे में अगर तुम लोग पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं देखो ऐसे ओरली बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना ये स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस, स्टेटमेंट को हिंदी में सेंटेंस मान लो, ठीक है। प्रोवर्ब्स स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनका अपना एक फिक्स्ड मीनिंग होता है, और वो जो उसका मीनिंग होता है वो प्रोवर्ब में या उस सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड्स के जो लिटरल मीनिंग होते हैं उनसे डिफरेंट होता है, ठीक। तो प्रोवर्ब्स जो होते हैं या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जैसे ये जो हमने लिखा ना वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एन एपल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे, ये एक प्रोवर्ब है। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वो भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर एक्शन को रेफर नहीं करते, वो जनरल एक्शन होते हैं, जनरल। क्योंकि वो जनरल एक्शन होते हैं, इंडेफिनिट एक्शंस को रेफर करते हैं, किसी डेफिनिट एक्शन को रेफर नहीं करते, तो हमेशा उनको इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, चूंकि वो ऑल टाइम करेक्ट होते हैं, ऑल टाइम करेक्ट होने का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हमेशा करेक्ट होते हैं। तो चूंकि वो ऑल टाइम करेक्ट होते हैं इसीलिए हम उन्हें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में या फ्यूचर में नहीं लिखते, क्योंकि वो तीनों ही टाइम में मतलब दे आर एवर इफेक्टिव, वो एवर इफेक्टिव होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में वो हमेशा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि वो एवर इफेक्टिव होते हैं तो इसीलिए हम उनको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, चूंकि वो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल सिचुएशंस होती हैं, पर्टिकुलर नहीं होते, तो इसलिए हम उन्हें इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं और यूनिवर्सल मतलब फैक्ट्स हैं और प्रोवर्ब्स हैं, इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो। तो ये जो हमने लिखा ना विल कीप, इसकी जगह लिखो कीप्स। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और समझ लेना है कि जब हम यूनिवर्सल फैक्ट्स कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स मान लो हमने कहा, तो यूनिवर्सल फैक्ट से मतलब क्या होता है समझना है। यूनिवर्सल फैक्ट से मतलब होता है ज्योग्राफिकल, जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स, जियोग्राफिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। जो ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स है ना, ठीक है, इनको यूनिवर्सल फैक्ट्स कहा जाता है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, कई बार बच्चे, हाँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि हैबिट्स को भी यूनिवर्सल फैक्ट मान लेते हैं। माई ग्रैंड फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, माई पेरेंट्स लिव इन आगरा, आई वर्क वेरी हार्ड, दे बिलीव इन गॉड। तो ये जो जनरल हैबिट्स होती हैं, पीपल की जो हैबिट्स होती हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं होते, फैक्ट हैं। सपोज मैंने कहा आई बिलीव इन गॉड, इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स है मतलब जियोग्राफिकल फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स होता है। जो पर्सनल हैबिट्स होती हैं उनको यूनिवर्सल फैक्ट्स की कैटेगरी में मत रखा करो। कई बार नरेशन में होता है ना, तो जैसे यूनिवर्सल फैक्ट है और एक हैबिट है, तो बच्चे ने हैबिट भी चेंज नहीं की। बहुत सा बच्चा रहता है ना, वो हैबिट को यूनिवर्सल फैक्ट मान लेता है, वो टेंस ही नहीं चेंज करता। तो समझ लेना यूनिवर्सल फैक्ट में हैबिट में डिफरेंस होता है, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट जब कहा जाएगा तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक फैक्ट से होगा, ठीक है। तो जो यूनिवर्स, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं,
इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, क्योंकि ये जनरल सिचुएशंस होती हैं, पर्टिकुलर नहीं होती हैं। और दूसरा, ये एवर इफेक्टिव होती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ये हमेशा इफेक्टिव होती हैं, तो टाइम चेंज होने से इनका इफेक्ट चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हम इन्हें पास्ट या फ्यूचर में कभी नहीं लिखते, इनको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। अब जैसे ये बात मैंने तुम्हें बता दी कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स तो चलो खैर हम जानते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ाई लिखाई की, आप लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ा लिखा सीखा है, उससे आप ये जान चुके होंगे कि यूनिवर्सल फैक्ट्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रोवर्ब्स है ना, उनको एक बार पढ़ लेना, नेट वगैरह पे ना लिखना इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना। और इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो है ना, उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मान लो कोई स्टेटमेंट प्रोवर्ब है, ठीक है, और हमें नहीं पता वो प्रोवर्ब है, ठीक है, तो हम उसका सही यूज तो कर नहीं पाएंगे, पता चला नरेशन में आ गया तो हम उसका टेंस चेंज कर देंगे तब तक। तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, उनकी तो हेडेक मत लेना, वो तुम लोगों को पता होंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोवर्ब्स हैं, उनमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो मैं प्रोवर्ब्स के लिए कहूंगा कि एक बार यूनिवर्सल मतलब प्रोवर्ब्स को एक बार नेट वगैरह से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फाइल वगैरह, उसका कहीं से प्रिंट निकाल के ना पढ़ लेना। 200-250 मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं। हालांकि आम बोलचाल में यूज होने वाली तो 100 ही होंगी, मुश्किल से लेस देन 100 ही होंगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स सर्च करना नेट पे, कोई पीडीएफ फाइल अच्छी सी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उनको एक बार पढ़ लेना। प्रोवर्ब्स पढ़ लोगे तो कम से कम पेपर में आएगा तो जान तो जाओगे कि ये प्रोवर्ब है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से उसको डील करोगे। अब पता चले सेंटेंस आ गया पेपर में और हम जान ही नहीं पा रहे ये प्रोवर्ब है या नहीं है, तो हम उसका टेंस का यूज जान ही नहीं पाएंगे, सही लिखा या गलत लिखा, ठीक है, तो ये अपना काम कर लेना। अब यहां आ जाते हैं, देखो, आवर टीम हैज वॉन द मैच, मान लो ये सेंटेंस केवल इतना हो, ठीक है, तो ये सही है। आवर टीम हैज वॉन द मैच, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर इवेंट है, और हमने इसको परफेक्ट टेंस में लिख दिया, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से कि जो पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, मान लो हमारी टीम ने मैच जीत लिया तो हमने लिख दिया वी हैव वन द मैच, लेकिन चलो ठीक हो गया। अभी जो हमने टेंस लिखा ना, ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज वन लिखेंगे ना, हैज प्लस थर्ड फॉर्म में, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम देखो पास्ट का है। अभी जो हमने टाइम लिखा ना, ये पास्ट है, और टेंस लिखा ये प्रेजेंट है, तो गलत हो गया। भाई टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड करता है टेंस को, तो अगर ये टाइम पास्ट का है या स्टर्ड है, तो ये टेंस प्रेजेंट का कैसे हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब या तो वो टाइम गलत है या ये टेंस गलत है, तो हमेशा ध्यान देना, ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है, टाइम डिसाइड द टेंस, कि जो टेंस होता है ना, वो टाइम को डिसाइड नहीं करता, टाइम टेंस को डिसाइड करता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज किया जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं यूज किया जाता। तो जब हमें पता चल गया ना ये स्टर्डे टाइम पास्ट का है, तो टेंस में हमें पास्ट का लिखना पड़ेगा। अब पास्ट का हम कौन सा टेंस लिखें, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट लिखें, पास्ट परफेक्ट लिखें, तो मैं बता देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट लिखना, पास्ट परफेक्ट नहीं लिखना। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं लिखना है, ये भी मैं देखो समझा देता हूं शॉर्ट में आपको। देखो, दो छोटे से फैक्ट्स बता रहा हूं, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, मान लो हमने कोई भी एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया एक्शन होता है, उसका टाइम होता है पास्ट, ठीक है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन होता है, उसका टाइम होता है पास्ट ऑफ पास्ट। ये दो बातें ध्यान रखोगे ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा क्लियर रहोगे। बेटा दोनों एक साथ ही कंप्लीट होते हैं, दोनों एक साथ ही कंप्लीट होते हैं, टाइम और एक्शन। देखो, मैं फिर से बता देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को लेकर एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया एक्शन जो होता है, उसका टाइम होता है पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन जो होता है, उसका टाइम होता है पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। पास्ट क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, अगर तुम अपने आप समझ गए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए हो तो मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, समझ जाओगे। देखो, जैसे मान लो ये हमारी टाइम लाइन है, ठीक है, ये पास्ट से प्रेजेंट की तरफ टाइम चल रहा है, ठीक है, और इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इस समय सिचुएटेड हैं, या हम जहां पर हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद में सब फ्यूचर है, इससे पहले सब पास्ट है। तो ये जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है, प्रेजेंट का मतलब जिस समय हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो टाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो प्रेजेंट है ना, उससे पहले सब पास्ट है। अब मान लो हमने यहाँ पे इससे प्रेजेंट से पहले कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया, मान लो हमने पॉइंट ए मार्क कर दिया यहाँ पे ए, तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे लिए पास्ट है।
मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट बी मार्क कर दिया, तो ये भी पास्ट है। मान लो हमने इससे पहले एक पॉइंट सी मार्क कर दिया, तो ये भी पास्ट है। तो ये सारे पॉइंट हमारे लिए पास्ट हैं। क्यों पास्ट हैं? क्योंकि ये सब प्रेजेंट से पहले के पॉइंट हैं, तो सारे पास्ट हो गए। चलो फिर पास्ट ऑफ पास्ट कहां से आएगा? अब देखो पास्ट ऑफ पास्ट कहां से आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट तब आएगा जब हम पास्ट के किसी पॉइंट से, चाहे ए से, चाहे बी से या सी से, बैक चले जाएं। देखो ये जो हमारे लिए ए और बी और सी हैं, ये पॉइंट्स हम कैसे अचीव कर रहे हैं? इनको हम अचीव कर रहे हैं प्रेजेंट से बैक जाके। तो प्रेजेंट से तो कहीं भी बैक जाओ, चाहे 2 दिन बैक जाओ, चाहे 2 हफ्ते बैक जाओ, चाहे 2 साल बैक जाओ, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो जहां भी जाओगे वो पास्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम किसी पास्ट के पॉइंट से बैक चले जाएं, अब जैसे ये पास्ट का पॉइंट हमारे लिए ए था, ए जो था ये पास्ट था, और इससे हम बैक चले गए, तो मान लेते हैं हम जिस पॉइंट पे बैक पहुंच गए वो पॉइंट है एक्स। तो ये जो पॉइंट एक्स है ना, इसे हम कहेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। इसको हम पास्ट ऑफ पास्ट क्यों कह रहे हैं समझ लेना, क्योंकि इस ये जो पॉइंट एक्स है ना, इसको हमने अचीव प्रेजेंट से बैक जाके नहीं किया, इसको हमने अचीव किया है पास्ट से बैक जाके, ठीक है। तो अगर हम पास्ट से बैक जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, और उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। आप प्रेजेंट से किसी भी पॉइंट पे बैक जाओगे तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, ठीक। अनिमेश आचार्य बेटा, तुम टेंस को लेकर ना तुम लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होंगे, बहुत से क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सी चीजें तुम जानना पूछना भी चाह रहे होगे, लेकिन जैसा कि अभी तक तुमने धीरज रखा है वैसे रखो। वास्तव में कुछ नहीं बचेगा जो तुम्हें पूछना पड़ेगा, अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। धीरज, ठीक है। कंट्रोल मजनू थोड़ी वाली, मतलब वही वाले डायलॉग है। सुनोगे समझोगे तो पूछने की नौबत नहीं आएगी, और जो पढ़ाया जा रहा होगा उसको सुनने समझने में कुछ चूक जाओगे तो फिर पूछते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पास्ट ऑफ पास्ट हम कहते हैं ना, तो पास्ट ऑफ पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होता है, पास्ट ऑफ पास्ट का रिलेशन पास्ट से होता है, और पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट से होता है, ये कहानी होती है। तो अब हमें समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम यूज करते हैं तो एक्चुअली हम पास्ट के किसी एक्शन से बैक चले गए होते हैं। देखो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ये जो पॉइंट ए है ये है पास्ट, और ये जो पॉइंट एक्स है, बी कह गया मैं शायद, एक्स है, एक्स है, ये पास्ट ऑफ पास्ट। तो अब ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। एक्स पास्ट, ए पास्ट है, उससे पहले का होने की वजह से एक्स पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ठीक है। अब कहानी क्या है कि ये जो पॉइंट ए है, अगर कोई एक्शन यहां पर हुआ है, हुआ जरूरी होगा, ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जो इससे पहले हुआ एक्शन होगा जिसको हमने बैक जाके रेफर किया है ए से, ठीक है, उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कहने का मतलब पता क्या? कहने का मतलब ये कि अगर हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पहले से पास्ट का कोई रेफरेंस होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना मस्ट होता है। अगर हमारे पास पहले से कोई पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो हम बैक पास्ट जाएंगे किससे? तो अब भाई आप पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप पास्ट से बैक जा रहे हो, अगर आप पास्ट से बैक जा रहे हो तो आपको पहले से पास्ट में होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस हैड वन लिख दें, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट से बैक चले, पास्ट से कहीं बैक चले गए, लेकिन वो पास्ट का एक्शन, वो पास्ट का पॉइंट कहाँ है जिससे तुम बैक चले गए? पहली तो ये गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ क्या है? ये जो हमने यस्टरडे टाइम लिखा है ना, यस्टरडे का मतलब पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता भी नहीं है। तो ये जो यस्टरडे हमने टाइम लिखा है, ये टाइम पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है, ये पास्ट है। यस्टरडे का मतलब होता है प्रेजेंट से बैक, तो अगर प्रेजेंट से बैक जाओगे तो पास्ट में पहुंचोगे, तो हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए। खैर अब मैं इसी बात को थोड़ा सा एक तरीके से दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये हमारा पॉइंट हो गया प्रेजेंट, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट हो गया पास्ट, और इसके बाद में एक पॉइंट हो गया बी। तो जो पहले इससे पॉइंट है ए वो पास्ट हो गया, ठीक है, और जो इसके आगे है वो फ्यूचर हो गया। तो मान लो हमें कोई एक्शन जो पॉइंट बी और पॉइंट ए का है उन्हें रेफर करना है, तो हम इंडेफिनिट टेंसेस में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे लिख देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर और पास्ट के एक्शंस हैं जिन्हें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, और जो ए और बी पॉइंट्स पे हुए हैं, अब मान लो इन एक्शन से पहले हुए किसी एक्शन को अगर हम रेफर करना चाहें, ठीक है, मान लो ये पॉइंट हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया वाई। तो इस वाई पॉइंट पे जो एक्शन हुआ है, ठीक है, इस वाई पॉइंट पे जो एक्शन हुआ है ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और इस एक्स पॉइंट पे जो एक्शन हुआ है वो है फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे कहानी है। तो कुल मिला के बात पता क्या, हम फ्यूचर परफेक्ट तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो फ्यूचर में किसी दूसरे एक्शन से पहले हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले हो गया।
तो कहने का मतलब अगर आप फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे या पास्ट परफेक्ट यूज करोगे तो हमेशा आपको किसी दूसरे एक्शन से उसे रिलेट करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ना रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं, उनका यूज हम हमेशा किसी दूसरे एक्शन से रिलेट करके तभी कर पाते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे ना तो फ्यूचर के किसी दूसरे एक्शन को रेफरेंस बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट यूज करोगे तो पास्ट के किसी दूसरे एक्शन को रेफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर पहले से तुम्हारे पास फ्यूचर का या पास्ट का रेफरेंस नहीं होगा तो फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखें तो पहली बात तो हमारे पास पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं है जिसके लिए हम इसको पास्ट परफेक्ट मान लें। दूसरी बात, जो हमने टाइम यस्टरडे लिख रखा है ये टाइम पास्ट को रेफर करता है, पास्ट और पास्ट को रेफर भी नहीं करता, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पास्ट इंडेफिनिट यूज करना वन। ठीक है, और ये सारी बातें ध्यान रखना जो समझा दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। दे हैव लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर टाइम पास्ट है, ठीक है, लास्ट ईयर टाइम पास्ट है। अगर टाइम पास्ट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने लिखा है ये गलत हो गया, ये लिख दो। मतलब छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, फिर अगला देखो हमने लिखा दे हैव सम इनफॉर्मल मीटिंग्स लास्ट ईयर। मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ ज्यादा लिख गया है, इसको मिटाता हूँ यहाँ से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा कलर हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा वन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा लॉन्च्ड। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो टाइम हमने यस्टरडे लिखा ना ये पास्ट है, लास्ट ईयर लिखा ये भी पास्ट है, लास्ट ईयर लिखा ये भी पास्ट है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हैव है ना इसको हमें हैड लिखना है सही करने के लिए। अब हमें समझना है ये कि इस हैव को तो हमने हैड लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों हैव को हमने हैड नहीं लिखा, उन्हें रिमूव कर दिया। मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में टेंस पहले और वर्ब बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को वर्ब पहले पढ़ाया गया, टेंस बाद में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि तुम ये बात आसानी से समझ पा रहे होगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पर हैव को हैड क्यों कर दिया, वहां पे क्यों नहीं किया। ये जो हैव है ना ये वर्ब है, ठीक है। इस हैव को अगर हम हेड में चेंज करेंगे ना तो वो सेकंड फॉर्म बनेगी, और हेड सेकंड फॉर्म होगी तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन अगर हम इस हैव को हेड कर देते ना बच्चे तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों हो जाता, क्योंकि ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और लॉन्च्ड मेन वर्ब है। तो अगर हम हैव हेल्पिंग वर्ब को हेड बना देंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कई बार बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ऑफलाइन अपनी क्लासेज में टेंस हमेशा पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें बच्चों के कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। तुम लोगों को टेंस बहुत बाद में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब एक इसके बाद एक ही दो चैप्टर बचे हुए हैं, प्रेपोजिशन बचा, नरेशन बचा हुआ, ठीक है, कंडीशनल भी अभी बचा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के अब दो ही चार चैप्टर बचे हुए हैं तुम लोगों के, तो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं काफी बाद में, तो वो जो कंफ्यूजन करने वाली चीजें है ना वो हम पहले निपटा के आ गए यहाँ तक, ठीक है। तो इस हैव को हेड क्यों कर रहे हैं और उस हैव को हेड क्यों नहीं किया, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बड़ी छोटी सी बात है और उसको समझ लेना पहली बार में ही, ठीक है। ये हैव हेल्पिंग वर्ब था, अगर हम इसे हेड लिख देते तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता और गलत हो जाता क्योंकि हमारा टाइम पास्ट था, ठीक है। लेकिन ये हैव मेन वर्ब है, अगर हम इसे हेड लिख देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। तो ध्यान रखना हैव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही आता है। हेड इज मेन वर्ब, बिल्कुल बच्चे, ये हेड मेन वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। नेक्स्ट में आ जाते हैं, सम फॉरेन टूरिस्ट हैड विजिटेड द म्यूजियम 2 वीक्स एगो। ठीक, अब देखो मैं समझाता हूं, ये जो हमने 2 वीक्स एगो लिखा ना ये टाइम है, हैड विजिटेड जो हमने लिखा है ये टेंस है। हालांकि हम एडवर्ब वगैरह सब पढ़ चुके हैं, मतलब टेंस बाद में पढ़ने का तुम्हें फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। देखो एगो का मतलब हमने पढ़ा था कि बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है। एगो एडवर्ब वो होता है, टाइम को रेफर करता है, उसका मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, ठीक है। फिर हमने वहीं पे पढ़ा होगा कि बिफोर भी एडवर्ब होता है, लेकिन उसका मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। तो मान लो अगर हम किसी सेंटेंस में अगो लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रेजेंट से बैक जा रहे हैं, और अगर हम बिफोर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम पास्ट से बैक जा रहे हैं। अच्छा, जब हम पास्ट से बैक जाएंगे तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट से बैक जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे हैड विजिटर लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसका मतलब हम पास्ट से बैक गए हैं। अगर हम पास्ट से बैक गए हैं तो हमने 2 वीक्स एगो क्यों लिखा, फिर तो हमें 2 वीक्स बिफोर लिख देना चाहिए कायदे से, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो, पहली बात तो आपको टाइम चेंज नहीं करना चाहिए भाई, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को मत चेंज करो, पहली तो गलती ये हो जाएगी अगर हम यहाँ पे बिफोर लिख दें। अच्छा दूसरी गलती क्या, मान लो हम यहाँ पे बिफोर लिख दें और हम मान लें कि हम पास्ट से बैक गए, तो पास्ट से बैक गए वो पास्ट का रेफरेंस का है भाई। अगर आप मान लो पास्ट से बैक जाओगे तो आपके पास पास्ट का रेफरेंस भी तो होगा ना जहां से आप बैक जा रहे हो। तो इस सेंटेंस में देखें तो एक सिंगल एक्शन है, कोई दूसरा एक्शन तो है भी नहीं जिसे हम रेफरेंस ऑफ पास्ट मान लें। तो कुल मिला के कहानी पता क्या, ये जो टाइम हमने 2 वीक्स एगो लिखा ना बिल्कुल सही है,
ठीक है। हम 2 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट से 2 हफ्ते पहले, पास्ट से 2 हफ्ते पहले नहीं, क्योंकि अगर पास्ट से 2 हफ्ते पहले की बात कर रहे होते ना, पास्ट का रेफरेंस यहाँ पे कहीं लिखा होता। तो अगर हम प्रेजेंट से 2 वीक बैक जा रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, एगो का मतलब यही होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। तो अगर हम प्रेजेंट से 2 वीक बैक जा रहे हैं, तब तो हम पास्ट में पहुंचेंगे। अगर हम पास्ट में पहुंचेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमने गलत लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो, विजिटेड सम फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड द म्यूजियम 2 वीक्स अगो। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने ध्यान रखना। एगो के साथ में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया करो, क्योंकि जब भी हम एगो लिखते हैं तो एगो का मतलब यही होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। हम मीनिंग निकाल के करने से नहीं समझ में आता बच्चे, इसको ऐसे ही समझना चाहिए। मीनिंग वाला तरीका तो बहुत वाहियात है, ठीक है। मतलब मैं ये, खैर वाहियात कह गया, तुम लोगों को पढ़ाता हूं इसलिए। छोटे बच्चे में तब तो चलो ठीक है भाई, छोटे बच्चों में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, उनकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी ज्यादा होती नहीं कि आप उन्हें ये चीजें समझाओगे, वो इतनी बातें पहली बात तो समझ नहीं पाएंगे एक साथ, याद नहीं रख पाएंगे, उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं के बच्चे हैं तो उनको तो बकस देना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़े बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो उनको फिर ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर का मतलब बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 2019। अगर हम आज बात करें ना लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर का मतलब द प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, वेन ही वॉज बॉर्न इन 1990। अब देखो 1990 पास्ट का टाइम हो गया, ठीक है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया वॉज। तो ये जो हमने एक्शन लिखा ना, वेन ही वॉज बॉर्न इन 1990, तो ये हो गया पास्ट। तो हम कह रहे हैं कि जब उसका 1990 में जन्म हुआ तो क्या हुआ, हिज पेरेंट्स हैड गॉट मैरिड 5 years ago, तो उसके पेरेंट्स की उससे 5 साल पहले शादी हो गई थी। तो ये जो 5 years बैक है ना, ये 5 years बैक 2020 से नहीं है, 1990 से। अब देखो, आज हम बात कर रहे हैं 2020 में कि कोई एक एक्शन हुआ 1990 में। तो जो एक्शन 1990 में हुआ वो हमारे लिए पास्ट है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट तो 2020 है। अब हम कह रहे हैं कि वो जो एक्शन 2000 1990 में हुआ उससे 5 साल पहले, मतलब 1985 में, ठीक है, उससे 5 साल पहले उसके पेरेंट्स की शादी हुई, ठीक। तो अब देखो 1990 पास्ट है, और उससे हम 5 years बैक चले गए, तो ये 1985 पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, हैड गॉट सही हो गया। लेकिन अब दूसरी दिक्कत है कि जब ये तुम कंफर्म हो कि ये 5 years तुम प्रेजेंट से नहीं पास्ट से बैक जा रहे हो, और पास्ट का रेफरेंस दे रखा है व्हेन ही वाज बोर्न इन 1990, तो फिर एगो क्यों लिखा, फिर बिफोर लिखो। तो ये आंसर है। तो इसको लिखो 5 years बिफोर। When he was born in 1990, his parents had got married 5 years before. तो 5 years before हमने इसलिए लिखा because we are not going back 5 years from present. We are going 5 years back from the past. हम past से back जा रहे हैं 5 years, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर past perfect tense होगा तो वहां पे before का यूज करना, ठीक है। अगर past indefinite tense होगा तो वहां पे ago का यूज करना, ठीक है। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई पास्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तो हमने इसको अगो को सही माना और पास्ट परफेक्ट टेंस को गलत मान के पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास पास्ट का एक रेफरेंस है पहले से, व्हेन ही वाज बोर्न इन 1990। तो अगर हमारे पास पास्ट का रेफरेंस है पहले से और हम उससे बैक जा रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम सही यूज कर रहे हैं। बस हमें जो टाइम को रेफर करना है ना, उसके लिए अगो नहीं बिफोर यूज करो। अच्छा, अब एक बात और छोटी सी बता देता हूँ। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये आया हो, ठीक है, कि भाई हमने तो टाइम चेंज कर दिया, ठीक है, ये अगो को बिफोर बना दिया, टाइम चेंज कर दिया। तो मैं समझा देता हूं, हमने टाइम चेंज नहीं किया, हमने टाइम को सही तरीके से लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम पहले पास्ट था और हमने उसको पास्ट ऑफ पास्ट बना दिया है, ऐसा नहीं किया। टाइम पहले भी पास्ट ऑफ पास्ट था, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करने के लिए बिफोर का यूज किया जाता है और हमने गलत अगो का यूज कर रखा था। तो मतलब हमने टाइम को चेंज नहीं किया है, टाइम को रेफर करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो हमने गलत यूज कर रखा था, उसको सही कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, टाइम नहीं चेंज किया जाता टेंस सही करने के लिए, हमने भी नहीं चेंज किया टाइम को, मतलब हमने टाइम को चेंज नहीं किया है, हमने उस टाइम को रेफर करने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है वो गलत यूज हो रहा था, तो हमने वर्ड को चेंज करके सही वाला वर्ड लिख लिया। टाइम जो पहले था वही अभी भी है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, द मैन सेल्स हिज कार टू अ कार डीलर फॉर ₹5 लाख। द मैन सेल्स हिज कार टू अ कार डीलर फॉर ₹5 लाख। आंसर बताओ 12th क्वेश्चन का। ये जो बच्चे क्वेश्चन 12 है ना, इसका आंसर बताओ तब तक तुम लोग।
अब देखो यहाँ पे समझना, ये सारी बातें मैं हटाता हूं। ये जो हमने लिखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है उन एक्शंस को रेफर करने के लिए जो जनरल हो, मतलब कोई डेफिनिट एक्शन ना हो, कोई पर्टिकुलर एक्शन ना हो, जनरल एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो। लेकिन ध्यान देना, ये फ्रीक्वेंट और डेफिनेट एक्शन, ये फ्रीक्वेंट और जनरल एक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो मैन डेफिनेट है, द मैन, दूसरा हिज कार डेफिनेट है। तो अगर कार डेफिनेट है, एक पर्टिकुलर कार है, तो उसको एक ही बार बेच पाओगे, बार बार तो नहीं बेच लोगे ना एक ही कार को। बार बार एक कार बेची जा सकती है, लेकिन डिफरेंट पीपल उसको बेचेंगे। मान लो मैंने किसी को कार बेची, उसने किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, ऐसे हो सकता है। लेकिन एक ही पर्सन एक ही चीज को बार बार नहीं बेच सकता। तो इसका मतलब ये एक डेफिनेट एक्शन है, ये कोई फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, जनरल एक्शन नहीं है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत हो गया। पास्ट इंडेफिनिट बना के लिख दो, सोल्ड। हैज सोल्ड भी लिख सकते हो चाहो तो, द मैन हैज सोल्ड हिज कार, ठीक है। हैज सोल्ड भी लिख सकते हो, इज सेलिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो अभी डील चली रही है, अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चल रही है, बातचीत चल रही है 5 लाख रुपए में, अभी पैसा आया नहीं है, अभी काम अधूरा है, ठीक है। तो हम इज सेलिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन हैज सोल्ड या सोल्ड लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मत लिखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम तभी करते हैं जब वो एक्शन फ्रिक्वेंट हो, जनरल हो। अब इससे क्या समझ में आया? इससे एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आएगी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे गए एक्शन होते हैं वो तो होते हैं हैबिचुअल एक्शन, जनरल एक्शंस, फ्रीक्वेंट एक्शंस, ठीक है। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्शंस होते हैं ना, वो डेफिनिट भी हो सकते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम उन एक्शंस के लिए भी कर सकते हैं जो डेफिनिट है, और उनके लिए भी कर सकते हैं जो इंडेफिनिट है, फ्रीक्वेंट है। जैसे कि देखो, ये हमने मॉडल्स में सब डिस्कस कर रखा है, बस मैं तुम्हें यहां से रिवाइज करवा देना चाहता हूं। जैसे देखो हमने लिखा, दे वेंट देयर बाय कार, ठीक है। दे वेंट देयर बाय कार। दूसरा, दे वेंट देयर डेली। बाय कार चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, काम इतने में हो जाएगा। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने लिखा दे वेंट देयर बाय कार, कि वो लोग वहां कार से गए। तो हम इसको जनरली यही मान के चलेंगे कि ये वन टाइम कोई डेफिनेट एक्शन है, कि वन टाइम एक्शन है, पर्टिकुलर एक्शन है, डेफिनेट एक्शन है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। अच्छा यहां पे देखें तो वेंट देयर डेली, अगर हम डेली लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई डेफिनेट एक्शन नहीं है, ये इंडेफिनिट एक्शन है, जनरल एक्शन है। डेली लिख दिया ना, डेली का मतलब फ्रीक्वेंट हो गया, रिपीटेड हो गया। तो ये छोटी सी एक बात समझ लेना कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन होते हैं, हाँ फ्यूचर में भी बच्चे ऐसे होते हैं और क्या। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इनमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, समझ लेना कि जो पास्ट इंडेफिनिट एक्शन होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट एक्शन होता है, वो जनरल भी हो सकता है, ठीक है। और वो वन टाइम इवेंट भी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन भी हो सकता है और जनरल एक्शन भी हो सकता है, ये अपना ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरल एक्शंस के लिए ही यूज होता है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात बता देता हूं। अब हमने क्या पढ़ा शुरुआत में जब टेंस से स्टार्ट किया, कि कोई भी अगर पर्टिकुलर एक्शन को हम रेफर करेंगे और वो इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा, तो हम उसको लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कंप्लीट होगा तो हम लिखेंगे परफेक्ट टेंस में। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ तो हमने इंडेफिनिट टेंस लिख रखा, कंप्लीट है ये, तो हमने इंडेफिनिट टेंस क्यों लिखा? पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए। तो वही मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पास्ट परफेक्ट हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिलेटिव कंप्लीशन होता है, उसका यूज हम तभी कर पाते हैं जब हम पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाके किसी दूसरे एक्शन को रेफर करें। लेकिन यहाँ पे पास्ट का कोई दूसरा एक्शन तो है नहीं जिससे हम बैक जा रहे हो, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये सिंगल एक्शन है तो हम इसे पास्ट ही मानेंगे, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। तो ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो जनरल एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जनरल एक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक्शन के लिए भी यूज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, इसके लिए अपना तैयार रहना, ठीक है। तो ये जो हमने सोल्ड लिखा है ना, यहाँ पे हम सोल्ड लिख सकते हैं, सेल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि सेल्स लिखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जनरल एक्शन हो जाएगा, जनरल ये है नहीं, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। बाकी भी है, विल सेल लिख सकते हो, इस सेलिंग लिख सकते हो, हैज सोल्ड लिख सकते हो, दुनिया भर के ऑप्शन है, ठीक है। हम्म, बिल्कुल बच्चे हैज सोल्ड लिख सकते हैं, हैज सोल्ड लिख सकते हैं, इस सेलिंग लिख सकते हैं, विल सेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सरल न्यू दैट ऑल हिज फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। इसका आंसर तुम्हें अपने आप बताना है, इसमें मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और जितने बच्चे इस समय लाइव हैं सबको इसका आंसर बताना है। 13th क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को बताना है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना। सरल न्यू मेन क्लॉज है पास्ट में, दैट ऑल हिज फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। अब अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो पास्ट की ही होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो, जैसे हमने सरल न्यू लिखा है मेन क्लॉज पास्ट में, तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में ना तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, ठीक है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होगी तो हैव नहीं हैड लिखो। अब इसमें कुछ बच्चों ने लिखा क्वालिफाइड, हालांकि अगर क्वालिफाइड लिख दोगे तो भी गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा हैड क्वालिफाइड लिखो। हैड क्वालिफाइड की वजह पता क्या है? ये हमने न्यू वर्ब लिखी, न्यू का मतलब होता है पता चलना। अच्छा, कोई भी एक्शन अगर हमें पता चल रहा है तो इसका मतलब वो हो चुका है, वो पहले का एक्शन है, ठीक है। अब देखो न्यू वर्ब जो है वो पास्ट का एक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्हें पता चला होगा वो उससे भी पास्ट का होगा, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो ये जो हैड क्वालिफाइड है ना, यही लिखो, ठीक है। नो वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जानना, जो भी हम जानते हैं वो एक्चुअल में हो चुका होता है तभी हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नो वर्ब लिख रहे हैं पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब जो हमें पता चला वो उससे भी पास्ट का है, तो उससे भी पास्ट का होने का मतलब पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखो, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने लिख दिया नोज। अब देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट एक्शन होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होती है। तो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस यूज किया करो। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता, कब नहीं होता मैं भी समझा दूंगा, लेकिन अभी हमेशा ध्यान रखना, मेन क्लॉज बच्चे इंडिपेंडेंट एक्शन होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट एक्शन होती है। तो जो मेन क्लॉज का टेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज शेयर करेगी, समझे? सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस मेन क्लॉज शेयर नहीं करेगी, मूर्खता कम दिया करो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, मोहन इनवाइटेड देम पर्सनली। अब देखो ये मेन क्लॉज है पास्ट में, लेकिन हम कह रहे हैं बट दे डोंट अटेंड द पार्टी। अब देखो मेन क्लॉज पास्ट में, अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में तो इसकी जो हम कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख रहे हैं ना बच्चे, ये भी पास्ट की होगी। अगर पास्ट की होगी तो डिडंट लिख दो। रिलेटिव टाइम है बेटा, उल्लू हो क्या? क्यों नहीं है? ये लिखा नहीं, ये सरल न्यू, ये पास्ट का एक्शन हो गया, ये रेफरेंस हो गया। अब इससे बैक हम जा रहे हैं तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो ये पास्ट का रेफरेंस हो गया और ये रिलेटिव पास्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने एक छोटी सी बात समझने की कोशिश की है कि मान लो अगर हम कभी कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस लिख दें, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस की मेन क्लॉज पास्ट में हो, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे या कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे उसमें भी टेंस पास्ट यूज करना। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, जब नहीं होता अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में लिखा करो, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये दो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, ठीक है। ये 15th है और ये 16th है। जल्दी से बताओ क्या दोनों सही है या दोनों गलत है? क्या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? ये बता दो। तुम इतने बद्ध हो बेटा। कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज डिपेंडेंट एक्शन होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इन्हें समझना ध्यान से, इतना मुश्किल भी नहीं है, जो बताऊंगा उसको समझना। ही टॉट देम सम कॉन्सेप्ट्स विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्लॉज है, ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है। विच आर वेरी इंपॉर्टेंट,
ये तो समझी गए होगे, रिलेटिव क्लॉज है ये, विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, तो मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो डिपेंडेंट एक्शन होती है, मेन क्लॉज पे वो डिपेंड करती है, तो वो जो मेन क्लॉज का टेंस होता है वही टेंस वो भी शेयर करती हैं। तो अब मेन क्लॉज का टेंस है पास्ट, तो अगर मेन क्लॉज का टेंस पास्ट है तो उसकी डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट की थोड़ी हो जाएगी, वो भी पास्ट की होगी, तो आर की जगह लिख दो वर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं इसमें। इसमें हम देखें, लिखा है द कॉन्सेप्ट विच ही टॉट देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, द कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट, आर वेरी इंपॉर्टेंट है इसका प्रेडिकेट, द कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ये है हमारी मेन क्लॉज। ठीक है, इस मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है द कॉन्सेप्ट और प्रेडिकेट है आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, विच ही टॉट देम जो है ना, विच ही टॉट देम ये जो है, ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी रिलेटिव क्लॉज ही है, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये भी रिलेटिव क्लॉज है। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस बार हमारी मेन क्लॉज है प्रेजेंट में और रिलेटिव क्लॉज है पास्ट में, तो लो सही हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर मेन क्लॉज पास्ट में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है ना उसकी डिपेंडेंट एक्शन होती है, तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट की हो जाती है और उनको पास्ट में लिखा करो। लेकिन अगर मान लो मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो, अगर मान लें हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो, तो हमारे सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस किसी भी टेंस में हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमने द कॉन्सेप्ट लिखा ना बच्चे, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रेडिकेट है। ठीक, तो द कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारी मेन क्लॉज है। विच ही टॉट देम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि कॉन्सेप्ट नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई, मतलब ये रिलेटिव क्लॉज है। अब हम देख रहे हैं मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट में है, आर लिखा ना, तो मेन क्लॉज प्रेजेंट में है, तो अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो हमारी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। ये मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, ऐसे समझना। देखो, मान लो ये टाइम लाइन है। ठीक है, और हमारा जो डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। तो मान लो अगर हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट से हम प्रेजेंट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को भी रिपोर्ट कर सकते हैं और पास्ट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम प्रेजेंट से बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट से हम प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, तीनों को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा रिपोर्टिंग टाइम पास्ट हो जाए, रिपोर्टिंग टाइम अगर हमारा पास्ट हो जाए, तो पास्ट में जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट, पास्ट का जो पास्ट है वो पास्ट, पास्ट का जो फ्यूचर है वो पास्ट, तो मतलब अगर पास्ट की बात करोगे ना तो वो सब पास्ट ही हो जाएगा जिसकी बात हो रही होगी। उसी तरीके से अगर हम फ्यूचर में चले जाएं, फ्यूचर में रिपोर्टिंग टाइम हो जाए, तो फ्यूचर में प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर का फ्यूचर फ्यूचर, और फ्यूचर का पास्ट भी फ्यूचर ही होता है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट है, मतलब अगर हमारी मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट की है, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला एक्शन होगा वो जरूरत के हिसाब से किसी भी टेंस में सही हो सकता है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारा रिपोर्टिंग टाइम ही पास्ट हो जाए, तो अगर रिपोर्टिंग टाइम पास्ट हो जाएगा तो जो तुम रिपोर्ट करोगे वो तो ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मेन क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज में हो अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। अभी बात मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, ही विल वर्क हार्ड। ठीक है, अब देखो ये जो हमने मेन क्लॉज लिखी ना प्रेजेंट में, ही सेज, कि वो ऐसा कहता है। अब क्या कहता है, ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट की सिचुएशन को बता रहा है, ही वर्कड हार्ड पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है, ही विल वर्क हार्ड फ्यूचर में मेहनत क्या करेगा, फ्यूचर को मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये वर्क्स, वर्कड और विल वर्क सारे सही हैं। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग मतलब वर्ब या हमारी मेन क्लॉज पास्ट प्रेजेंट की हो, तो आप जो एक्शन रिपोर्ट कर रहे हो वो आपका पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का कहीं भी हो सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर लो। ठीक है, अब एक तीसरी सिचुएशन देखो। मान लो अगर हम यहाँ पे सैड लिख दें, ही सैड दैट, तो जैसे यहाँ पे सैड लिखोगे ना वैसे बस वो ये वर्क सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अपनी छोटी सी बात को। ठीक है, कि मेन क्लॉज अगर हमारी प्रेजेंट में है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, खैर, लेकिन ये बात हमेशा काम नहीं करती। हमेशा क्यों नहीं काम करती है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ हमेशा क्यों नहीं करती। ये जो हमारा 17th एग्जाम्पल है ना, इससे समझना। हमने लिखा सम पीपल फील सैड। अभी जो सम पीपल फील सैड हमने लिखा ना, ये हमारी मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, व्हेन दे केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखो,
ये मेन क्लॉज है हमारी प्रेजेंट में, फील लिखा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है पास्ट में। तो हमने यही पढ़ा ना कि अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस टेंस के मतलब जरूरत के हिसाब से आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो। लेकिन अब एक दूसरी कहानी देखना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोग जानते भी होगे कि जो व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर है, अंटिल है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, ठीक है, एज लॉन्ग एज है, एटसेट्रा। ये जो कंजंक्शंस हैं इनके साथ लिखी गई सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं, क्योंकि ये सारे कंजंक्शन टाइम को रेफर करने के लिए यूज होते हैं। तो मान लो अगर हम किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हेन है, बिफोर है, व्हाइल है, अनलेस अनलेस नहीं, अंटिल है, एज लॉन्ग एज है, एज सुन एज है, इनका यूज कर लें, तो वो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम होगी, मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब होगी और टाइम को रेफर करेगी। अच्छा, अब हम देखें तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना ये टाइम पास्ट का है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने एक्शन पास्ट का यूज कर रखा है, तो इसका मतलब ये टाइम पास्ट का हो गया। अच्छा, अगर ये टाइम है पास्ट का तो एक्शन का है जिसके बारे में टाइम यूज किया जा रहा है वो एक्शन लिखा मेन क्लॉज में। तो देखो, अगर हम कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दें और उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन जो है वो कंजंक्शन ऑफ टाइम हो, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनका ध्यान रखना, ठीक है, तो वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होती है, ठीक है, और उसका एक्शन मेन क्लॉज में लिखा होता है। तो अगर हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पास्ट की है तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन भी पास्ट का ही होगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि टाइम डिसाइड द टेंस। तो अगर ये टाइम पास्ट का है तो ये टेंस प्रेजेंट में क्यों लिखा है, इसको फेल्ट लिखो, ये आंसर। सुरेंद्र सिंह राणा, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट 40 ईयर्स ओल्ड। बहुत अच्छा है, आप सीखना चाह रहे हो इस उम्र में भी भाई, सर जी आपको बहुत बहुत मतलब मैं तो आपने दिल खुश कर दिया। मतलब हम तो देखते हैं कि परिवार के साथ खोए रहते हैं और मतलब मूवी देखने में खोए रहते हैं, ठीक है, और आप जैसे लोगों से मिलेंगे तब तो हमें और भी ज्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि आप 40 ईयर्स ओल्ड हो और फिर भी और जॉब में हो, ऑलरेडी सेटल्ड हो और फिर भी अभी सीखना चाहते हो और मतलब चीजों को जानना चाहते हो, देन यू आर रियली अ ट्रू लर्नर, आप तो बिल्कुल ट्रू लर्नर हो, ठीक है। अच्छी बात है, आप पूछा करो कुछ चीज, अगर सारी चीजें समझ में आ रही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। अब देखिए, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, इनके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन उसी टाइम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, जिस टाइम को ये क्लॉज रेफर कर रही होती है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना व्हेन दे केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, ये टाइम पास्ट का है। तो अगर ये टाइम पास्ट का है तो इसका मतलब जिस एक्शन के लिए इस टाइम का यूज हो रहा है वो एक्शन भी पास्ट में होगा, तो ये मेन क्लॉज वाला एक्शन हमें पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से बताता हूँ हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो हम कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी टेंस में लिख सकते, सॉरी, अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो तो हम अपने कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को पास्ट टेंस में लिखते हैं। अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो हम अपने कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जरूरत के हिसाब से किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक पेच है, पेच ये है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम ना हो, कि अगर वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज तो फिर वो मेन वर्ब के टेंस को चेंज कर देगी, क्योंकि जो टाइम होता है ना दैट डिसाइड द टेंस। तो अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम बना के लिख देंगे तो वो जो एडवर्ब ऑफ टाइम वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ना वो मेन क्लॉज का टेंस चेंज करेगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस का यूज करना पड़ता है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। हाँ, कम्स टू लिख सकते हैं, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा जब तक तू मतलब उल्लू कहीं के, कम्स लिख सकते हैं। अभी अभी यही समझाया था, थोड़ी देर पहले भी यही समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल एक्शंस के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर एक्शंस के लिए नहीं यूज होता। अंकल पूछ रहे हैं यहाँ पे कम्स लिख दें, अरे भाई क्यों कम्स लिख दोगे। चलो 18th का आंसर बताओ। पूछने के चक्कर में सोचना बच्चा बंद कर देता है कई बार। 18th का आंसर बताओ चलो सटासट। हरि ओम प्रभु। हाँ, अब देखो इसमें पता क्या, ये हमारी मेन क्लॉज है, इस बार हमने क्या किया ना सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख दिया पहले। ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, बहुत अच्छी बात है, मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, किसी भी टेंस में हो सकती है। अच्छा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में, अराइव्ड लिखा ना, अराइव्ड।
अब देखो हमने पढ़ा कि मेन क्लॉज प्रेजेंट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत ये कि जो अंटिल है ना, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर ये अंटिल कंजंक्शन ऑफ टाइम है तो ये जो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखे है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर ये क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है तो जो मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन है वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो अगर वो टाइम पास्ट का हो गया तो ये जो हमने टेंस लिख रखा है प्रेजेंट में, ये गलत हो गया, इसकी जगह कैपिटल लिख दो। मतलब छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, इनका ध्यान रखोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। हरि ओम प्रभु। ठीक है, तो इसमें कैप्ट आ गया। हम्म। हम्म। अब देखो बेशरम भी कितना है, कह रहा अंकल नहीं यूथ। पढ़ ले बेटा, सोचा करो। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स इन द गार्डन एट द मोमेंट। तो खैर कुल मिला के तुम इन एग्जांपल्स को देखकर समझ भी होगे। अब हम ना इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मतलब इंडेफिनिट से आगे बढ़ाए। अब देखो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा तो ये सही जगह। ठीक है, अगर मान लो केवल इतना लिखा हो, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स इन द गार्डन, कि जो गार्डन में प्लांट्स हैं इनको गार्डनर इनमें पानी डालता है, मतलब, और जो घर में है उनमें हम अपने आप पानी डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सही जगह। ठीक है। हाँ देखो अगर ये केवल इतना लिखा हो ना, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स इन द गार्डन, तो ये सही हो जाएगा। हम मान लेंगे भाई जनरल फैक्ट है, मतलब ये जनरल है, कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है कि जो गार्डन में जो पौधे हैं इनमें तो गार्डनर है, मान लिए वो अपना पानी डालता है, घर में जो हमने लगा रखे हैं उनमें हम अपने आप डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, जनरल फैक्ट, जनरल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन यहाँ देखो लिखा एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब ये कोई जनरल सिचुएशन नहीं है, ये कोई जनरल एक्शन नहीं है, कोई इंडेफिनिट एक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन है। पर्टिकुलर एक्शन, और उस समय जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक्शन जो उस समय जब उसके बारे में बताया जा रहा हो इफेक्टिव हो, तो उसकी स्टेट होती है इनकम्प्लीशन की। ठीक है, कोई भी एक्शन जो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इफेक्टिव हो, इफेक्टिव का मतलब प्रोसेस में हो, ठीक है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। तो ये जो हमने वाटर्स लिखा है ना, इसको लिखो इज वाटरिंग। तो फिर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, तो अगर वो एट द मोमेंट ना लिखा हो तो ये सही था, एट द मोमेंट लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, एट द मोमेंट लिख देने से ये क्लियर हो गया कि भाई इट इज नॉट अ जनरल एक्शन, ये कोई जनरल एक्शन नहीं है, ये कोई इंडेफिनिट एक्शन भी नहीं है, ये एक डेफिनिट एक पर्टिकुलर एक्शन है जो उस समय जो उसका बारे में बताया जा रहा है इफेक्टिव है। तो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख दिया। हाँ, सेकंड में जाते हैं। देखो हमने लिखा प्लीज डोंट प्ले म्यूजिक एज आई डू माई होमवर्क। अब देखो ये डोंट प्ले म्यूजिक हम एक पर्टिकुलर एक्शन है जो बंद करने के लिए आदमी को कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। ठीक है, और हम उसको रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे एक्शन से, आई डू माई होमवर्क। तो आई डू माई होमवर्क जो हम कह रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है ये एक्शन फ्रीक्वेंट नहीं होगा, जनरल नहीं होगा, ये बिल्कुल उस समय की बात हो रही है जिस समय ये म्यूजिक प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब होमवर्क करना एक पर्टिकुलर एक्शन है, यहाँ पे जनरल एक्शन नहीं है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर एक्शन किसी के म्यूजिक प्ले करने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर एक्शन है तो या तो हम इसको परफेक्ट टेंस में लिखें या हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखें, क्योंकि जो पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं वो या तो कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट टेंस में ही लिखे जाते हैं। अच्छा, अगर हम परफेक्ट टेंस में लिख देंगे तो इसका मतलब ये होमवर्क कर चुका है। अब अगर ये होमवर्क कर चुका है तो इसको दिक्कत क्या, कोई म्यूजिक बजा रहा है बजाने दो भाई, जब तुम्हारा होमवर्क हो गया तो दूसरा चाहे नाचे चाहे गाए चाहे, उससे क्या परेशानी है। और अगर परेशानी हो रही है तो इसका मतलब एक्शन अभी इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अगर ये एक्शन इनकम्प्लीट होगा और कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दो। ठीक है, हाँ, एज आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में जो पीपल गेट मोर एंड मोर इम्पेशेंट एंड वायलेंट डे बाई डे। ठीक है, चलो ये ऊपर वाले दोनों एग्जांपल में मिटा रहा हूं। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। देखो एक बीच में छोटी सी चीज डिस्कस करनी थी, हम टेंस आगे आगे चेंज करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि तुम लोग समझ गए होगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। किसी सेंटेंस में मान लो यस्टरडे लिखा है, ठीक है, इन पास्ट लिखा है, अगो लिखा है, या पास्ट को रेफर करने वाला कोई भी मान लो टाइम लिखा है, मान लो इन चाइल्डहुड लिखा है, ठीक है, इन 2015 लिखा है, मतलब ऐसा कुछ भी लिखा है, मतलब कोई भी ऐसा टाइम लिखा हो जिससे पता चल जाए कि प्रेजेंट से पहले वो एक्शन की बात की जा रही है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना। अगर हम कोई भी ऐसा रेफरेंस ऑफ टाइम लिख दें जिससे ये पता चल जाए कि जिस एक्शन की बात की जा रही है वो पास्ट प्रेजेंट से पहले का एक्शन है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देना। मतलब हालांकि ये बताने वाली बात थी नहीं, लेकिन बता के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए बता दे।
चलो अब नेक्स्ट में आ जाओ। पीपल गेट मोर एंड मोर इम्पेशेंट एंड वायलेंट डे बाई डे। अब यहाँ पे देखो हमने एक डे बाई डे फ्रेज लिखी है। अगर तुम लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो डे बाई डे है ना, ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो रेट ऑफ चेंज को रेफर कर रही है। मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी की फ्रेज है जो फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कहूंगा। डे बाई डे एक एडवर्ब फ्रेज है जो किसी काम के रेट ऑफ चेंज को रेफर कर रही है, डे बाई डे। ठीक है, जैसे हमने लिखा ईयर आफ्टर ईयर। पीपल गेट्स, तुम तो बहुत ही आगे निकल गए, पुल ही खत्म हो गया, वहां तक चले गए। उल्लू हो, क्या कहते हैं, पीपल जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट में पढ़ा दिया कि प्लूरल होता है तो उसका गेट्स लिखोगे? हाँ, देखो यहाँ पे समझना जो मैं बता रहा हूँ कि डे बाई डे जो है ना, ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि रेट ऑफ चेंज है। मतलब यहाँ पे कोई चेंज हो रहा होगा जिसको रेफर कर रही होगी। ठीक है, जैसे डे बाई डे है, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर है, मंथ बाय मंथ है। तो ये जो हम फ्रेजेस लिखते हैं ना, ये किसी काम के होने के चेंज को रेफर करते हैं कि कोई चेंज हो रहा है और उस चेंज को हम इस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, डे के अकॉर्डिंग नोटिस कर रहे हैं, मंथ के वाइज, मतलब मंथ वाइज नोटिस कर रहे हैं, ईयर वाइज नोटिस कर रहे हैं, ये बताते हैं। तो अगर हम डे बाई डे लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसी चेंज को रेफर कर रहे हैं। अच्छा देखो, हमने वर्ब लिखी है गेट। अच्छा, अगर अब तक तुम्हें ध्यान रहेगा तो हमने पढ़ा भी था कि भाई गेट वर्ब जो होती है वो वास्तव में चेंज को ही एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चेंज रेफर कर रहे हैं। अब देखो चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज का मतलब होता है किसी चीज का या तो बढ़ना या किसी चीज का घटना। और जब तक ये चेंज प्रोसेस में रहता है, ठीक है, जब तक ये चलता रहता है तब तक इसकी स्टेट इनकम्प्लीट होती है। मान लो कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई भी मतलब सिचुएशन है चेंज हो रही है, तो जब तक वो चेंज स्टॉप नहीं हो जाता तब तक उसकी स्टेट इनकम्प्लीशन की रहेगी, क्योंकि तब तक वो इफेक्टिव है। अगर हम यहाँ पे डे बाई डे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन आज भी इफेक्टिव है। तो अगर ये सिचुएशन इफेक्टिव है और चेंजेबल है तो इसकी स्टेट तो हो गई इनकम्प्लीशन की। अगर इसकी स्टेट इनकम्प्लीशन की हो गई तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो, आर गेटिंग। पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर इम्पेशेंट। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना, वो डे बाई डे है, उससे हमें पता चल गया इट इज अ काइंड ऑफ चेंज। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको दूसरे तरीके से तुम्हें समझा देता हूँ, एक और तरीके से समझना। ग्रेजुअल चेंजेस आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उनको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लिखा करो। ठीक है, दो तीन छोटी छोटी बातें और समझ लेना। देखो, पहली बात तो जैसे हमने कहा चेंजेस, तो चेंजेस दो तरीके के। एक ऐसे चेंज जो स्लो होते हैं, ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो। ठीक है, अच्छा, एक ऐसे चेंजेस जो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। सडन का मतलब एब्रप्ट, अचानक से होने वाले चेंज। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं से हमें क्लैरिटी आती है, इनका ध्यान रखना। तो चेंजेस दो तरीके के, एक ग्रेजुअल स्लो होने वाले चेंजेस और एक ऑल ऑफ सडन होने वाले चेंजेस। अच्छा, जो स्लो चेंजेस होते हैं और ऑल ऑफ सडन होने वाले चेंजेस होते हैं, इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है। मान लो कोई एब्रप्ट चेंज है, एब्रप्ट चेंज का मतलब एकदम से होने वाला चेंज है, तो उसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा। क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा ऑन द स्पॉट, तो हम उसे लिखेंगे परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर मान लो कोई चेंज ऐसा है कि जो स्लो होता है, धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है, तो जब तक वो चेंज एंड नहीं हो जाता, जब तक वो चेंज खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो इफेक्टिव रहता है, तब तक वो इनकम्प्लीट होता है, तो हम उसे लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ये छोटी सी बात तुम्हें ध्यान देने की, चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, सडन चेंजेस एंड स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस आर एक्सप्रेस इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बिकॉज देयर स्टेट इज इनकम्प्लीट, मतलब देयर स्टेट इज इनकम्प्लीट। एंड सडन चेंजेस आर एक्सप्रेस इन परफेक्ट टेंसेस बिकॉज दे प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ हैंड, मतलब उनका रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है, तो उनको हम परफेक्ट टेंसेस में लिख देते हैं। ये छोटी सी बात है, उसका तुम ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ, देखो। ठीक, जैसे गर्मी बढ़ना है या सर्दी बढ़ना है, ठीक है, ये स्लो चेंज है। मतलब जैसे देखो, ऐसा तो होता नहीं कि जनवरी से 31 जनवरी से जैसे 1 फरवरी हुआ तुरंत एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गई, ऐसा तो नहीं होता। धीरे धीरे, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करना शुरू होता है, तो इट इज अ स्लो काइंड ऑफ चेंज। वेदर का चेंज होना, क्लाइमेट का चेंज होना, दीज आर स्लो चेंजेस। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, स्लो चेंज है। उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्लो चेंज है। ठीक है, और सी लेवल राइज कर रहा है, स्लो चेंज है। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्लो चेंज है। तो मतलब दीज आर स्लो चेंजेस। ठीक है,
आज अब सडन चेंजेस क्या होते हैं? सडन चेंजेस जैसे होते हैं जैसे मान लो एकदम बादल फट गया, ठीक है, एकदम से, दैट इज अ सडन चेंज। कोई पर्सन कुर्सी पे बैठा, कुर्सी टूट गई, इट ब्रॉक, सडन चेंज, ठीक है। कोई पर्सन मर गया, ऊपर से गिरा, सडन चेंज। तो ऐसे चेंजेस जो ऑल ऑफ सडन होते हैं, दे प्रोड्यूस द रिजल्ट इमीडिएटली, तो उनका रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है, तो उनको लिखा करो परफेक्ट टेंसेस में। ही हैज फ्लेड, भाग गया चोर, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब भाग रहा है, मान लो एस्केप हो गया, तब तो वो तुरंत ही हो गया, और भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, रनिंग, ठीक है। तो जो स्लो चेंजेस होते हैं, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक उनकी स्टेट इनकम्प्लीशन की होती है, और उनको लिखा करो कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन जो चेंजेस ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस द रिजल्ट इमीडिएटली, उनका रिजल्ट तुरंत ही प्रोड्यूस हो जाता है, तो उनको परफेक्ट टेंसेस में लिखा करो। ये ध्यान देना, मतलब चेंजेस दो तरीके के होते हैं कुल मिला के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अपने आप बताओ। ही वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। हाँ, द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग डे बाय डे, बिल्कुल सही। अच्छा, आज ये बात पूछ लूं कितने यूथ हैं? अरे नहीं, आई नेवर गेट पर्सनल। मैं क्लासरूम में ही होता हूँ पर्सनल, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं होता। पढ़ने दिया करो, ठीक है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा ही वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, अगर मान लो इसमें एट दिस टाइम ना लिखा हो, केवल इतना लिखा हो ही वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एट दिस टाइम लिख देंगे तो ये गलत हो रहा है। अब मैं ये थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये सही गलत क्यों हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, आसान तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा यस्टरडे, ये हो गया हमारा टुडे, और ये हो गया हमारा टुमारो, अब फिर द डे आफ्टर टुमारो, और वो सब नाटकबाजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना, ये ए है प्रेजेंट, ये बी है पास्ट, और ये सी है फ्यूचर, ऐसे। अब हम बता रहे हैं, अब देखो हाँ, एक दूसरी चीज भी ध्यान देना कि यस्टरडे है, टुडे है, एंड टुमारो है, दीज आर डेज, ये डेज हैं, ठीक है। और हमें सबको पता है कि अ डे इक्वल्स 24 आवर्स, एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। खैर, अब हम बता रहे हैं कि यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब इन प्रीवियस 24 आवर्स, ये जो यस्टरडे है ना, 24 आवर्स की ड्यूरेशन है। हम कह रहे हैं इसमें लोगों ने मूवी देखी, अब देखिए मूवी 2 ढाई घंटे की होती है, तो इन्होंने वो एक मूवी देखी यस्टरडे में 2 ढाई घंटे। अच्छा, यस्टरडे तो हो गया 24 आवर्स, अब 24 आवर्स में से वो 2 ढाई घंटे कौन से हैं जब इन्होंने मूवी देखी होगी, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है भाई। यस्टरडे को मूवी देखी उन्होंने, कल मूवी देखी, ठीक है, लेकिन यस्टरडे तो 24 आवर्स की ड्यूरेशन है, मूवी देखना 2 आवर्स या 3 आवर्स की ड्यूरेशन है, तो वो 3 आवर्स उन 24 आवर्स में से कौन से हैं वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। लेकिन अगर हम लिख दें एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम का मतलब जैसे जो आज टाइम है, सपोज आज 8:15 हो रहा है ना, तो एट दिस टाइम यस्टरडे का मतलब कल 8:15 बजे, तो हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो, ये जो मूवी देखने वाला एक्शन है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट दिस टाइम का मतलब एट 8:15 तो ये इफेक्टिव था। अब ऑब्वियस सी बात है, ना ये इससे पहले हमेशा इफेक्टिव रहा होगा, ना ही हमेशा इसके बाद इफेक्टिव रहा होगा, इससे पहले किसी पॉइंट पे शुरू हुआ होगा, इसके बाद किसी पॉइंट पे खत्म भी हो गया होगा। तो ऐसा एक्शन जो एक टाइम के एक पर्टिकुलर एक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पे इफेक्टिव हो, ना उससे पहले हमेशा इफेक्टिव रहा हो, ना हमेशा उसके बाद उसे इफेक्टिव रहना हो, वो एक पर्टिकुलर एक्शन होता है इनकम्प्लीशन की स्टेट का, और उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉज वॉचिंग, क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया, उसका पॉइंट डिफाइन कर दिया। तो देखो फिर से एक बार समझ लेना, मैं फिर से बता देता हूं। अगर यहाँ पे एट दिस टाइम ना लिखा होता, केवल यस्टरडे लिखा होता, तो वो इंडेफिनिट टेंस सही हो जाता है। इंडेफिनिट टेंस इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यस्टरडे 24 आवर्स की ड्यूरेशन है, उस 24 आवर्स ड्यूरेशन में हम 3 आवर्स को डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है, तो हमें इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एट दिस टाइम लिख देंगे, तो इसका मतलब हमने उस पॉइंट को, मतलब टाइम के उस पॉइंट को डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर दिया कि जिस पॉइंट पे वो एक्शन इफेक्टिव था। अब चूंकि वो एक पॉइंट है,
8:15 एक पॉइंट है, लेकिन मूवी देखने एक ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब ये पॉइंट उसी ड्यूरेशन में कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो अगर ये पॉइंट उसी ड्यूरेशन में कहीं पे लाई कर रहा होगा तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो ड्यूरेशन वाला एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट का हो गया, क्योंकि वो इससे पहले भी होगा, इसके बाद में भी होगा। लेकिन इतना तो हमें कॉमन सेंस से पता है कि ना वो इससे पहले हमेशा रहा होगा जिंदगी भर, ना इसके बाद रहेगा हमेशा जिंदगी भर, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव था। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव हो, ना वो हमेशा रहा हो इफेक्टिव, ना उसे हमेशा रहना हो इफेक्टिव, वो टेम्पररी होता है, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो, ठीक है। तो एट दिस टाइम की वजह से हमें इसे वॉच वॉचिंग लिखना पड़ेगा और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल से बेहतर समझ जाओगे। अब हमने लिखा शी कुक्ड इन द किचन, ठीक है, कि उसने किचन में खाना पकाया। बहुत अच्छी बात है, खाना पकाया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया सही। शी कुक्ड इन द किचन सेंटेंस हो गया सही। क्या दे दें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दें, क्या क्या कर दूं मैं बताओ। मैं मूवी देखूं, मैं पढ़ूं, मैं अपने बच्चों के साथ खेलूं और उन्हें खिलाऊं, कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं, कि मैं टेस्ट सीरीज कराऊं, कि मैं बुक्स लिखूं, कि मैं क्या क्या करूं। मतलब अकेला आदमी हूं और मैं मौजी हूं थोड़ा सा असल में। पढ़ाता तो मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा लगता है पढ़ाना थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब इनकम भी हो जाती है, घर बार चल जाता है, इसलिए पढ़ाता हूँ। बाकी मैं तो बहुत मौजी आदमी हूँ, मैं तो काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे तो अच्छी किताबें मिल जाए, मैं बैठ के पढ़ता रहूंगा, ठीक है। लोगों के साथ में जनरली उठता बैठता नहीं, उनसे दूर रहता हूँ। ठीक है। कम ही लोग हैं जिनके साथ मेरी अच्छी पड़ती है, जिनके साथ पड़ती है बहुत अच्छी पड़ती है, नहीं तो मैं बहुत हाथ जोड़ के दूर से रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, ठीक है, हाँ। और पढ़ाना तो खैर मैं कर लेता हूँ काम। तो मुझे लगता नहीं कि जिंदगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम केवल इसको पैसा कमाने के लिए खपा दें पूरी, ठीक है, कि केवल बस दुकान चलाने में ही खपा दें। तो ये जिंदगी का एक दूसरा पहलू है, मैं उसको खोना नहीं चाहता, ठीक है। कुछ सामाजिक हैं, घरेलू हैं, जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पारिवारिक हैं, गृहस्थ पर्सन है, ठीक है, शादीशुदा है। तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि हमने जानबूझ के अपने कंधों पे उठा लिए हैं। तो अब अगर जानबूझ के जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लिए तो उसको निभाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम उनको निभा रहे हैं कि भाई अपने बीवी बच्चे हैं, अपने माता पिता हैं, इनको अच्छे से इनकी देखभाल करें, इनको अच्छे से सुख सुविधाएं, मतलब जो हमसे बेस्ट बन सकती हैं ईमानदारी से जिंदगी जीते हुए, उनको अवेल करवा दें, ठीक है। बाकी उन लोगों की ज्यादा कोई मुझसे तगड़ी ख्वाहिशें भी नहीं है, ठीक है। जितनी रही होंगी मुझे लगता है वो पूरी भी हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जिंदगी इतनी ज्यादा मतलब पैसे की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी में झोंक दूं, कि शाम को टेस्ट सीरीज कराऊं, सुबह किताब छापूं, फिर दोपहर में आके पढ़ाऊं। नहीं, ठीक है, इतना पढ़ाना ठीक है, 4-5 घंटे रोज अपने काम नाम को दे दो, मैं 6 घंटे रोज दे दो काम को बस, ठीक है। उसके बाद के टाइम में अपना एंजॉय करो। लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है, ईश्वर ने जो हमें जिंदगी दी है ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है और हम इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे आसपास की दुनिया जो है मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ये है कि अब टेस्ट सीरीज करवा दूंगा। अब तुम लोग अगर साथ दे सकते हो, ठीक है, अब तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग हाथ बटा सकते हो, तो मैं मतलब सपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज तुम्हें चलानी है, तुम अपने क्वेश्चन बना लो, अपना एप्लीकेशन है, अपने पास अच्छी खासी टीम है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पैसा भी थोड़ा बहुत मतलब जो लगेगा लगा सकते हैं। तो लेकिन मैं अपने आप नहीं कर सकता कि मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाऊं, उनके इंटरप्रिटेशन तैयार करूं, उनको एक्सप्लेन करूं जाके, इतना मुझे अपने को काम में झोंकना नहीं है, असल में ये सच्चाई है। हम्म, तो ये है। आ जाओ चलो। तो जैसे हमने लिखा शी कुक्ड इन द किचन, उसने खाना पकाया किचन में, बहुत अच्छी बात है, उसने खाना पका दिया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बात हो गई खत्म, ठीक है। अब देखो, पास्ट होता है असीमित, मतलब प्रेजेंट से पहले से पास्ट ही पास्ट होता है। अब पास्ट में उसने किस दिन, कितने बजे, कौन से घंटे, कौन से साल में खाना पकाया, वो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो ये इंडेफिनिट हमने टेंस यूज कर लिया। लेकिन जरा यहाँ देखो, हमने लिखा व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जिस समय चोर घर में घुसा। अब चोर का घुसना एक डेफिनेट पॉइंट हो गया। मान लो चोर रात में घुसा 11 बजे घर में, या 1 बजे घुसा घर में, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे भी चोर ने एंट्री की होगी वो पॉइंट तो डेफिनेट ही रहा होगा ना, और उसी डेफिनेट एक्शन पे एक्शन इफेक्टिव था। तो अब लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा, वॉज कुकिंग। तो कहानी पता क्या है? ये है कि अगर कोई एक्शन टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इफेक्टिव है, ना वो उससे पहले हमेशा इफेक्टिव था, ना उसके बाद हमेशा इफेक्टिव रहा होगा, वो टेम्पररी होता है, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दो। ठीक है, ऐसा है। अगले में आ जाओ। अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन व्हेन ही स्वैम इन द रिवर। अब देखो, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन, कि एक क्रोकोडाइल ने मैन पे हमला कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने पास्ट इंडेफिनिट, हालांकि बात अच्छी नहीं है सर, ठीक है, वो निकल गया मुंह से, बात नहीं अच्छी है, ठीक है। अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन, एक आदमी पे मतलब क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया, ठीक है।
चलो ठीक है, कर दिया भाई हमला, कोई बात नहीं, ठीक है। कब हमला कर दिया, किस समय हमला कर दिया, कौन से साल में, कौन से दिन हमला कर दिया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो हमने इंडेफिनिट टेंस लिख दिया पास्ट का, एंड दैट इज क्वाइट राइट, वो बिल्कुल सही हो गया। अब हम देख रहे हैं व्हेन ही स्विम इन द रिवर, जिस समय उसने नदी में स्विम किया। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, क्रोकोडाइल का अटैक करना और इस पर्सन का स्विम करना, इन दोनों एक्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो क्रोकोडाइल का अटैक करना एक पॉइंट है, क्रोकोडाइल का अटैक करना जो है ना, ये पॉइंट है। अगर हम इसे रेफर करेंगे तो इसको हमें टाइम के पॉइंट के थ्रू करना पड़ेगा रेफर, कि क्रोकोडाइल ने किस समय अटैक किया, ठीक है। 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 6 बजे, तो वो एक पॉइंट होगा। लेकिन स्विम करना जो है ना, वो ये पॉइंट नहीं होगा, ये ड्यूरेशन है। स्विम करना टाइम टेकिंग एक्शन है ना, और अटैक करना क्विक एक्शन है। तो अटैक करना क्विक एक्शन है, वो तो इंडेफिनिट टेंस में सही है, लेकिन ये टाइम टेकिंग एक्शन है, ड्यूरेशन, मतलब स्विम करना ड्यूरेशन है, तो स्विम करना एक टाइम टेकिंग एक्शन है। अब चूंकि ये टाइम टेकिंग एक्शन है ना, तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखो स्विमिंग। मैं भी इसको और समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान ये रखना है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ इस बात को। टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस should be expressed in continuous tenses, should be expressed in continuous tenses. Time taking background action should be expressed in continuous tenses. ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस, एक्शंस लिखना, should be expressed in continuous tenses. आई मीन नीड ऑफ कंपेनियन और टीम, नहीं 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 नहीं, मुझे कोई टीम या कंपेनियन नहीं चाहिए, ठीक है। असल में मैं जाहिलों के साथ ना सर मार मार के पैसे के चक्कर में ना ऊब चुका हूँ, और मतलब कई बार मुझे खुद पे ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर तरीका वो ये करोगे क्या। नहीं तो मुखर्जी नगर में रहे ना जाहिलों के साथ में, जिनके पास जेब में पैसे के अलावा ना कोई दूसरी चीजें नहीं होती थी, माँ बाप ने उन्हें पैसा देके कोचिंग लेने भेज दिया, तमीज नहीं है, ढंग नहीं है, शऊर नहीं है, संस्कार नहीं है, और पढ़ने चले हैं, ठीक है। तो ऐसे जाहिलों को केवल पैसे के चक्कर में पढ़ा पढ़ा के ना कई बार अपने पे बड़ी घुटन होती है, अंदर से गुस्सा सा आता है कि पैसे के चक्कर में ससुर क्या टुच्चाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, फिर उसमें कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, तो उन अच्छे बच्चों का चेहरा देखकर, उनको देखकर पढ़ाते रहते हैं कि सोचो चलो अच्छों को पढ़ाओ, बाकी अपनी ऐसी तैसी कराएं, इन्हें तो पैसे खराब करने ही करने, चाहे हमारे यहाँ कर लें चाहे कहीं कर लें जाके, ठीक है। तो मुझे कोई टीम या कोई कंपेनियन की जरूरत नहीं है, मैं अकेला, आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद को एंजॉय करता हूँ, मुझे कोई टीम वीम की जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे लोग मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो टीम वीम सब देख चुके हैं, ऐसा नहीं है। हम मुखर्जी नगर 2010 में गए थे, उस समय के बहुत दोस्त भी रहे, ठीक है, उनको भी देखा, उनके रंग ढंग भी देखे, शहर के लोगों के मतलब सोच समझ भी देखी, तो अपना मन खट्टा हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ये सब सही है। आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद को एंजॉय करता हूँ। चलो खैर ये हो गया। खैर अब मैं समझाता हूँ, देखो टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन से इनको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लिखना है, ये मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझना। हाँ वॉश स्विमिंग आएगा बेटा, वॉश स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो तुम बात। देखो होता क्या है, कोई मान लो एक एक्शन है पहले से इफेक्टिव है, प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, और इसी बीच में कोई दूसरा एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्शन पहले से इफेक्टिव है ना, ये देखो है ड्यूरेशन, ठीक है। और चूंकि ये ड्यूरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकिंग एक्शन होगा, जिसको होने में टाइम लगता होगा। अच्छा फिर मान लो ये एक एक्शन हो गया इस बीच में, तो ये जो एक्शन है जिसको हम पॉइंट के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं ना, रेफर कर रहे हैं, ये है क्विक एक्शन। अब यहां पे ये समझना, एक एक्शन ये, एक एक्शन ये जो पहले से चल रहा है, ठीक है, एक एक्शन ये जो उस बीच में हो गया जब वो इफेक्टिव था। तो ये जो एक्शन बीच में हो गया ना, एक क्विक एक्शन है, ये टाइम के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जो एक्शन पहले से इफेक्टिव था, पहले से कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा था, वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो टाइम टेकिंग एक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब यहां पे कहानी क्या है कि जब हम इन दोनों एक्शंस को आपस में एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तो इनमें से जो टाइम टेकिंग एक्शन है, जो उस समय जब दूसरा एक्शन हुआ पहले से ही प्रोसेस में था, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्यों लिखा जाएगा तो समझ लेना, क्योंकि जिस समय ये वाला एक्शन हुआ ना, उस समय वो एक्शन इनकम्प्लीट के स्टेट में था, स्टार्ट हो चुका था, खत्म हुआ नहीं था।
तो अगर स्टार्ट हो गया है खत्म हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है, अगर इनकम्प्लीट है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो ये जो टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं जो किसी दूसरे एक्शन के होते समय पहले से ही इफेक्टिव रहे होते हैं उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो, और जो बीच में हो गया होता है उसको इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया करो। अच्छा, अब पहले से कौन सा इफेक्टिव होगा बाद में कौन सा हुआ होगा वो हमें खैर अपने आप ही समझना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। देखो, शी कुक्ड इन द किचन, बैकग्राउंड एक्शन, ठीक है। व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब क्विक एक्शन, जिसने पहले से चल रहे एक्शन को इंटरप्ट किया। इंटरप्ट को मतलब लिटरल मत लेना। अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन, इंटरप्शन। द मैन स्वैम इन द रिवर, ठीक है, बैकग्राउंड एक्शन। तो ये हम अपने कॉमन सेंस से ही जान जाते हैं कि पहले उसको अटैक कर रहा होगा, ठीक है, क्रोकोडाइल, वो बीच में स्विम करने आया होगा, कि पहले उसके घर में चोर घुस रहा होगा, वो बीच में खाना पकाने चली आई, या वो पहले से खाना पका रही थी बीच में चोर घुस गया, या वो पहले से स्विम कर रहा था बाद में क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया। तो इतना खैर हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा कि खाना पकाना जो है ना वो बैकग्राउंड एक्शन है क्योंकि वो टाइम टेकिंग एक्शन है। चोर का एंट्री करना घर में जो है ना ये इंटरप्शन है, ये क्विक एक्शन है जो उसके बीच में हुआ होगा जब वो एक्शन चल रहा होगा, ठीक है। क्रोकोडाइल अटैक द मैन व्हेन ही सॉ द व्हेन ही स्वैम इन द रिवर, तो स्विमिंग इन द रिवर वो टाइम टेकिंग एक्शन है, वो ड्यूरेशन है। क्रोकोडाइल का अटैक कर देना जो इंटरप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, जो बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं ना वो इंटरप्शन के समय इनकम्प्लीशन के स्टेट में होते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड एक्शन को और उसके इंटरप्शन को एक साथ लिख देंगे तो जो बैकग्राउंड एक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा क्योंकि वो उस समय इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे लिखो वॉज कुकिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखो वॉज स्विमिंग। एक दो बातें और जो मैं चाहूंगा तुम समझ लो। अब होता क्या कि जो बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं, बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं और जो उनके इंटरप्शंस होते हैं, जब हम इनको एक साथ सेंटेंस में लिखते हैं तो हमें वहां पे कंजंक्शन यूज करने पड़ते हैं, व्हेन या वाइल, व्हेन या वाइल। ये हमेशा ध्यान देना कि वाइल का यूज हमेशा किया जाता है टाइम टेकिंग एक्शंस के साथ में, तो वाइल के साथ में हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करना। अच्छा, व्हेन का यूज हम पॉइंट और ड्यूरेशन दोनों के लिए कर सकते हैं, तो व्हेन के साथ हम इंडेफिनिट टेंस का एक्शन भी लिख सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने लिखा शी वॉज कुकिंग व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, अ क्रोकोडाइल अटैक द मैन व्हेन ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। तो ये जो हमने लिखा ना व्हेन ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, अगर हम यहाँ पे चाहें तो व्हेन के साथ में वाइल भी लिख सकते हैं, मतलब व्हेन को हटा के उसकी जगह वाइल भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा ना शी वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, अगर हम यहाँ पे वाइल लिखना चाहें तो गलत हो जाएगा। वाइल इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो इंडेफिनिट टेंस है, और इंडेफिनिट टेंस का मतलब वो क्विक एक्शन है, तो अगर वो क्विक एक्शन है तो वाइल उसके लिए यूज नहीं होगा, वाइल टाइम टेकिंग एक्शन के लिए यूज होता है। तो ये जो व्हेन है और वाइल है ना, इनका यूज हम करते हैं बैकग्राउंड एक्शंस को रेफर करने के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि वाइल का यूज तभी करना जब इसके साथ लिखा गया एक्शन टाइम टेकिंग और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है। अच्छा, और व्हेन का यूज हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखोगे तो इंग्लिश समझ में आती रहेगी, रट्टे वट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, कुछ याद करके नहीं बैठना पड़ेगा, दिमाग खाली रहेगा और क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात देखो मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को, बता देता हूँ फिर उसके बाद में चलता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात जो मैं बताने जा रहा था, असल में तुम लोगों के पास अगर प्रैक्टिस के लिए बुक्स हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसको अपना एंजॉय करो। अगर प्रैक्टिस के मटेरियल किसी के पास नहीं है, उसको जरूरत है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। हमारे पास क्या है, जैसे जो बच्चे मुखर्जी नगर में पढ़ते हैं ना क्लासरूम बैचेस में, तो हम उनको प्रैक्टिस मटेरियल अपने पास से देते हैं, ठीक है। अब चूंकि अब मुखर्जी नगर में भी हम काफी टाइम तक बैच नहीं बनाएंगे, तो हमारे कुछ प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह रखा हुआ था, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि सबसे पहले तो हम इसका ऑफर देते हैं अपने बच्चों को जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, फिर बाकी तो मार्केट में डलवा देंगे, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ है क्या। जो प्रैक्टिस मटेरियल है ना उसमें एक ग्रामर बुक है, इसमें चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चंस हैं, अ, काफी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, नए भी हैं पुराने भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के भी। वोकैब की एक बुक है, इसमें इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी हैं, पढ़ने के लिए भी हैं और प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स में काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस भी हैं। एक रैंक एंड आंसर हमारी बुक है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन की जो बुक है
उसमें PQRS हैं, क्लोज चेस हैं, ठीक है, और अनसीन पैसेजेस हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंशन की एक अलग बुक है, मतलब अच्छा अच्छा वॉल्यूम है, अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें, काफी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब एनफ है एक तरीके से, ठीक है। उनके एक्सप्लेनेशंस भी हैं, आंसर्स भी हैं उन सब में। तो ये बुक्स हैं। तो वैसे तो इन बुक्स के हमें लगता है MRP वगैरह तो 850 900 ऐसे कुछ होगा, लेकिन ये जो बुक्स हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जरूर ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पहले से अच्छा कंटेंट है प्रैक्टिस करने के लिए तो अपना उसी से करते रहना। लेकिन अगर चाहिए हो इन बुक्स को, तो इनका मतलब 700 प्राइस है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप 700 पे करके इन बुक्स को अपना मंगा सकते हो, ठीक है। क्या करना है उसका मैं तरीका बता देता हूँ। एक UPI ID है, M शिक्षा, शिक्षा है, SHIKSH है, ठीक है, M शिक्षा। कोई इसमें गैप नहीं है और स्पेस नहीं है, और कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं है, ठीक है। @UPI, M शिक्षा, MSHIKSHA @UPI, ठीक है। ये UPI ID है, इस पे आप 700 रुपीज पे करके उसका स्क्रीनशॉट 9891999959 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। हालांकि चाहो तो व्हाट्सएप पे फोन करके भी पूछ सकते हो इस नंबर पे, बाकी अपना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का, ठीक है। और साथ ही में अपना नाम और एड्रेस भेज देंगे, तो हम कुरियर के थ्रू आपकी बुक्स आपकी भिजवा देंगे कल वर्षों में, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, हाँ। और हाँ, ये हमारी ही है, मतलब हम असल में है क्या ना, हमारे जो क्लासरूम बैचेस होते हैं उनमें हम बच्चों को प्रैक्टिस मटेरियल अपने पास से देते हैं, क्योंकि उनकी फीस भी 11,000 रुपए होती है, ठीक है। तो हम उनको प्रैक्टिस मटेरियल अपने पास से देते हैं। तो अभी तो क्लासरूम बैच काफी टाइम तक तो हम बनाने से रहे, जब कोरोना वोरोना खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। और अगली मैं कोचिंग लेकर आऊंगा अभी रेजिडेंशियल, ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिस मटेरियल है, अगर आप वो प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो, जरूरी हो, तो अच्छी बुक्स है। मतलब मैं देखो बड़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन ग्रामर की, वोकैब की, कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स है, उन पर काफी अच्छे तरीके से काम किया गया। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए अपनी वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, तो इनमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बाकी नए क्वेश्चन भी जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके के इनमें रखे गए हैं, ठीक है। वोकैब की अलग बुक है, ग्रामर की अलग बुक है, और मतलब उनमें एनफ एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा हैं, छोटे छोटे हर एक टाइप के क्वेश्चन हैं, डिटर्मिनर्स के भी हैं, क्वेश्चन टेक्स्ट के भी हैं, पॉजिटिव वर्ब्स के भी हैं, मूड के भी हैं, सबके हैं, ठीक है। लेकिन हम बुक्स को अलग अलग नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें सेट खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो बुक्स वो तीनों एक साथ ही मिलेंगी, सेट में मिलेंगी, जिसको भी मिलेंगी, ठीक है। तीनों बुक एक साथ ही मिलेंगी, अभी अलग अलग नहीं दे रहे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तीनों बुक्स को, तो 700 पेमेंट करके उस UPI ID पे और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपना नेम एड्रेस भेज देंगे, और हम आपकी बुक्स कुरियर के थ्रू आपके यहाँ भिजवा देंगे, ठीक है। चलिए। हाँ, केवल ग्रामर की नहीं देंगे, असल में वो सब खराब हो जाते हैं बच्चे हमारे, मतलब आप समझ पा रहे हो, वो तीनों बुक्स ना बच्चों को सेट में एक साथ मिलती हैं, जैसे ग्रामर की, वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस उनकी एक साथ अच्छे से हो जाए। CGL के लिए क्या, ये आप UPSC, CDS, NDA है, बैंक है, CGL, CPO है, ये सबके लिए एनफ है, प्रैक्टिस मटेरियल में सबके लिए एनफ है, ठीक है। नहीं होता तो मैं कहता नहीं, वो मतलब है तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, अब अपना कर लेना वो लोग रिवीजन, बाकी कोई चीज चाहिए हो ना। हाँ, एनकॉम ए में मिला था, अगर कोई बच्चा एनकॉम ए में रहा हो ना, तो उनको हमने शुरू शुरू में बुक्स दिलवाई थी, जब 8,000 रुपये फीस थी तो हमने उनको बुक्स भिजवाई थी, ठीक है। हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, और कल मिलेंगे। टेंस का अपना अच्छा से समझो, अच्छा से रिवीजन करते रहो, बाकी थैंक यू एवरीबॉडी। हालांकि एक यूट्यूब पे भी मैंने क्लास अभी 9 बजे लगा रखी है, फ्री रहोगे तो वहां मिलना, ठीक है। बाकी थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।